नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अब ईवीएम पर फिर से सवाल उठने चालू हो गए हैं। जब इलेक्शन नहीं हुआ था तो विपक्ष कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर मुद्दे उठाता था, तो वो बात कहीं ना कहीं सबके समझ में आ रही थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है, उसके बाद भी ईवीएम का मुद्दा फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है? अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किया, राहुल गांधी लगातार ईवीएम को कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि दरकिनार किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये क्या राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है या फिर ईवीएम में किसी भी तरीके की और परेशानी हो सकती है? इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में हमारे सहयोगी तनुज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तनुज, जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाते हुए नजर आई थी, तब लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि इनके पास ईवीएम है, ईवीएम की पावर है, वो उसको यूज करके ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 234 सीटें हासिल हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत कम सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो ऐसे में ये सवाल फिर क्यों उठ रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जब से एलन मस्क का जो बयान सामने आया है ईवीएम को लेकर, तब से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए या फिर अखिलेश यादव, जो भी पूरा विपक्ष है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि ईवीएम के मुद्दे को तूल बना लिया जाए। हालांकि विपक्ष को ये बात समझनी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बार उस पूरे मामले की सुनवाई कर चुका है चुनाव परिणाम से आने से पहले, और जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने समझाया और इलेक्शन कमीशन ने भी समझाया कि आखिरकार ईवीएम की जो मशीन है वो हैक क्यों नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी विपक्ष इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे देश के संविधान पर सवाल खड़ा करेगा तो विपक्ष को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप कौन होते हैं ये बात बोलने वाले। अब एलन मस्क ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो सवाल कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है वो बेहद गलत दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इस विपक्ष को समझना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला ईवीएम को लेकर आया था और इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से देखिए समझाने की कोशिश करी थी कि ईवीएम मशीन है क्यों नहीं हो सकती है। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। दिल्ली में जब एक बार कोशिश करी गई, दिल्ली विधानसभा की ये बात है कि ईवीएम मशीन का एक ट्रायल मशीन लेकर आए थे कुछ नेता और उसको दिखाया गया कि ईवीएम मशीन कैसे हैक हो सकती है। तब इलेक्शन कमीशन ने सभी नेताओं को, जितना विपक्ष था, सबको ये चैलेंज किया था कि आप एक ईवीएम मशीन की डमी भी लेकर आ जाइए, फिर ईवीएम मशीन भी लेकर आ जाइए और आप उसे हमारे सामने दिखा दीजिए प्रूव कर कि ईवीएम मशीन ऐसे हैक हो सकती है। तब किसी भी नेता ने अपने हाथ खड़ा नहीं करा और किसी भी नेता ने प्रयास नहीं करा कि ईवीएम मशीन को हैक कैसे हो सकती है, उस चीज़ को प्रूव कर दिखाए। अब ये समझ में नहीं आता, फिर पता नहीं क्यों विपक्ष इस बात को बार बार मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। वहीं अगर देखा जाए तो क्या ईवीएम के द्वारा सिर्फ वो बीजेपी की ही जीत होती है? क्या कांग्रेस की जीत नहीं होती है? क्या समाजवादी पार्टी की जीत नहीं होती है? ये वही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिसने कई बार राज किया है और ईवीएम से ही चुनाव होते थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब ईवीएम से चुनाव होते थे और कांग्रेस की कई सालों तक सरकार रही और आज वही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने के चक्कर में, कहीं ना कहीं विपक्ष बीजेपी को घेरने के चक्कर में ईवीएम पर फिर से बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में अब ईवीएम पर सवाल खड़े होना कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक चिंता का विषय है। वो लगातार इसी बात को कहते हुए नजर आते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा आश्रुति से रहेगा। इस बार आश्रुति, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी को जीत मिली है, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं अब उनको चुप हो जाना चाहिए? और ये मुद्दा शांत होता हुआ भी दिखाई दिया। अचानक से ये मुद्दा महाराष्ट्र के जब एकनाथ शिंदे के जो साले हैं वो वहां पर जाते हैं वोट देने और उनके साथ फोन होता है और वो बोल रहे थे कि लगातार वो फोन से टैपिंग करते हुए नजर आए हैं जिसकी वजह से ईवीएम हैक हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर पूरी तरीके से अपना रुख साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अब इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद क्यों सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष हर बार ईवीएम का मुद्दा बनाता है और ईवीएम का मुद्दा ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर विपक्ष आप देखिए कहीं भी चुप्पी बरते। जब भी चुनाव होते हैं, आप देखिए हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, तब भी ईवीएम का मुद्दा उठा था। मध्य प्रदेश में ईवीएम का मुद्दा कितनी बार उठा, तेलंगाना में चुनाव हुए थे तब ईवीएम का मुद्दा उठा। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि ईवीएम में वोट काउंटिंग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घुमा देती है, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ आता बैलेट पेपर से आप क्यों नहीं मतदान कराने के लिए फिर अपील डालते। चुनाव आयोग जब खुद सामने से ये बात बोल चुके हैं और आप देखिए एक प्ली जो कहीं ना कहीं दायर की थी, एक याचिका जो कहीं ना कहीं दायर की थी, उस याचिका को भी कहीं ना कहीं आप देखिए खारिज कर दिया जा चुका है
और इस बात पर निष्पक्षता से जांच हो चुकी है। तो क्यों बार बार आखिर विपक्ष जो है, और न केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी भी तमाम बार ये मुद्दे उठा चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद भी आप लगातार अगर इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है बेबुनियादी मुद्दे को लगातार तूल दी जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप निष्पक्षता से चुनाव करें, तो आप अगला मतदान, अगला विधानसभा चुनाव आ रहा है दिल्ली का, बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा किसकी सरकार बनेगी। तो देखिए, बेबुनियादी मुद्दों को आप कब तक हवा दे देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर देखिए लगातार चर्चा भी चल रही है, और ईवीएम का मुद्दा फिर से इसीलिए तूल पकड़ा है महाराष्ट्र में भी। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है, लेकिन यूपी की सियासत में अखिलेश यादव भी इस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए। जब इनकी सीटें ज्यादा आई विपक्षी गठबंधन की, फिर भी सवाल उठाना किस तरीके से जायज है, क्या वाकई में किसी तरीके की आपत्तिजनक चीजें ईवीएम में मौजूद है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसको पूरे तरीके से नकार दिया, उसके बाद भी इस तरीके का मामला सामने आना कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। हमारे साथ अक्षय मौजूद है, इनसे जानेंगे। अक्षय, ये जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, ईवीएम पर बार बार सवाल उठते हैं। जब चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला आया, तब किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि फिर से अचानक से ईवीएम का मुद्दा तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए माही, आप गौर करेंगे तो 19 अप्रैल पहले चरण का मतदान था और 1 जून तक चला 7 चरणों में। उसमें मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य रहा जहां तकरीबन 4 से 5 चरणों में प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, और पश्चिम बंगाल का जो मत प्रतिशत था तो वो वाकई में चौंका देने वाला था। हमारे बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो बहुत ज्यादा है, और माना जा रहा था कि इस वोटिंग परसेंटेज का खामियाजा, इसका नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा। यानी कि जो वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल के आम चुनावों में बढ़ा, वो यहाँ भाजपा के समर्थन में हुआ है। और आमतौर पर देखने को मिलता है जब सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल प्रदेश में होता है, देश भर में होता है, वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा हो, तो उसका खामियाजा माना जाता है कि सत्ताधारी दल को भुगतना पड़ सकता है। अधिकांश मामलों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, बंगाल में भाजपा के साथ खेला हो गया और तकरीबन 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की घट गई। अब वो ममता बनर्जी जिनको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि उन 20-22 सीटें उन्होंने 2019 में जीती थी, वो अब की बार 5-6 पर सिमट जाएगी, वो लगभग 29-30 जीत जाती है। क्या वहां पर अब सवाल नहीं उठाएंगे कि क्या वहां पर ईवीएम है, किया वहां पर? और आप देखेंगे यहाँ पर चाहे पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या वहां के पंचायती चुनाव हो, सबसे ज्यादा हिंसा के मामले बूथों से बंगाल से निकल करके सामने आते हैं। क्या वहां सवाल नहीं उठेगा? और आपने जिक्र किया यहाँ पर आंकड़ों को निकल कर आया, अगर इंडिया गठबंधन 234 के बजाय 334 ले आता और एनडीए गठबंधन 292 की बजाय 192 पर सिमट जाता, तो क्या ये सवाल नहीं उठता? तो मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल यहाँ पर ये सवाल उठता है यहाँ पर। और अब जाकर के अगर ये सवाल उठ रहा है, तो अब यहाँ ये लगता है कि इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि ये 400 पार करे ना करे, हम 400 के 500 पार कर जाएं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति या कोई भी ऐसी बात ईवीएम को लेकर जो विपक्ष कह रहा है, उसका कोई मजबूत आधार नजर नहीं आता। आप देखिए, खुद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीते रविवार को ही, और फिर जग जाहिर उन्होंने कर ही दिया कि किसी भी डिवाइस से इस प्रकार से ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। अगर ईवीएम को इस प्रकार से हैक किया जाता तो पता नहीं कितनी पार्टियां बन और कितनी पार्टियां। मैं रोकना चाहूंगी, जब एलन मस्क ने ये बात उठा दिया कि ईवीएम हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूल हो, उसको हैक किया जा सकता है किसी भी एआई के द्वारा, इसलिए ईवीएम जैसी चीजों को बंद कर देना चाहिए। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे देश के मुद्दों में दखलंदाजी करना है। और वाकई में अगर कुछ ऐसा होता है और उन जैसे बड़े व्यक्ति अगर इस बात को बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी इसका पूरा फायदा उठाएगी। बिल्कुल माही, आप देखिए, भारत एक बड़ा बाजार है और इस बड़े बाजार में एलन मस्क की जगह नहीं है। वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि भारत के बाजार में जो विदेशी कंपनियों के लिए नियम है वो इतने कड़े हैं कि मैं अपनी कंपनी को भारत में नहीं उतार सकता। अब क्या हम एलन मस्क के इस बयान को इस तरीके से देखें कि वो भारत सरकार के बनाए हुए जो नियम है विदेशी कंपनियों के, उनके चलते अपना व्यापार भारत में नहीं ला पा रहे हैं, उसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं वे एक बड़े मुनाफे से चूक रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का बयान दे दिया। क्या फिर वही बात आती है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता या एनडीए की सरकार ना बनती या बीजेपी की सरकार ना बनती, यहां पर हल्की एनडीए की है, तो क्या एलन मस्क का इस प्रकार का बयान आता? और वाकई में ये बात इस प्रकार से आपने यहां पर उठाई है कि अगर एलन मस्क या अन्य कोई भी शख्स यहां पर बाहर बैठ करके घरेलू मुद्दों पर इस प्रकार से सवाल उठाएगा, तो निश्चित तौर पर वो आधार बनता है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट भी किया एलन मस्क के ट्वीट को आधार बना करके कि प्रसिद्ध यहां पर टेस्ला कंपनी के मालिक जब साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो हैक किया जा सकता है, तो हैक किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर इस तरह की बात कही जा रही है। तो देखिए, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर इतना यहां पर अभी भी विपक्ष को लग रहा है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, तो ईवीएम से अगले जो भी चुनाव होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा पर उपचुनाव हो या कहीं भी चुनाव हो, आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। आप ना प्रत्याशी उतारिए, ना पर्चे भरवाइए, आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, तो शायद चुनाव आयोग एक्शन लेकर के यहां पर बैलेट को वापस ले आए। जी बिल्कुल। अब ऐसे में अक्षय ने जिस तरीके से बताया कि अगर उपचुनाव में आप बैलेट पेपर की मांग
करें तो हो सकता है चुनाव आयोग इस तरीके के मुद्दे उठाते हुए नजर आए। लेकिन अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला तो निकल कर सामने आया है, लेकिन अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो चुनाव आयोग ने अपना रुख साफ कर दिया है कि इस तरीके की किसी भी हैकिंग होने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। 2017 में उन्होंने विपक्षी पार्टी को इन्विटेशन दिया था कि आप आइए और आप आके ईवीएम को चेक कर लीजिए। फिर किसी भी पार्टियों ने रिपोर्ट वहां पे दर्ज कराई थी, उन्होंने अपना नाम दिया था, लेकिन कोई भी जांच के लिए नहीं पहुंचता है। ऐसे में तभी ये बात खारिज हो जाती है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर किसी भी तरीके का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं तो इसका जवाब भी देना बनता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।